नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और होनहार स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ नई और ज्ञानवर्धक खबरों के साथ। ये खबरें जो है आपको बताएंगे कि हमारे देश और दुनिया में क्या क्या कमाल की चीजें जो है हो रही हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, लेकिन पहले आपको बता दूं कि एनसीईआरटी शॉर्ट्स में आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। और इस चैनल का नाम है और हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है विजन करंट अफेयर्स, वो भी 15 मई का, ठीक है, 15 मई का। और ये है पार्ट 1। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ठीक है। ये है पार्ट 2, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें उसमें भी है, 5 बड़े इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा भारत का ब्रह्मास्त्र ड्रोन, मतलब जो दुश्मन ड्रोन है अब उसकी खैर नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र का नाम है भार्गवास्त्र, ठीक है। बेसिकली ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसका नाम है भार्गवास्त्र, ठीक। तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए आजकल जो है ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें हो, उसमें भी मतलब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे डिलीवरी वगैरह करनी हो तो उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ठीक है। कोई चीज मंगवाना हो तो ड्रोन से मंगवा ले रहे हैं, ठीक। मतलब ये सब चीजें हो रही हैं। अभी इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे शादी ब्याह में ड्रोन से क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप देखेंगे किसी मतलब अब अमूमन तो हर शादी में हो रही है, ठीक। लेकिन कुछ बुरी चीजें में, बुरी चीजों का मतलब क्या है, मतलब दुश्मन देश या गलत लोग जो है इनका इस्तेमाल जासूसी या हमला करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी से निपटने के लिए हमारे देश ने एक शानदार हथियार बनाया है जिसका नाम है भार्गवास्त्र। भारत ने खुद ही इसको बनाया है, ठीक है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया है और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया, मतलब अब दुश्मनों के ड्रोन जो है वो हवा में ही ढेर हो जाएंगे। तो भार्गवास्त्र है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो ज्यादा महंगा भी नहीं है और ये ड्रोन को सीधा हाई किल मतलब हार्ड किल करता है, यानी पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसे खासकर स्वार्म ड्रोन जो है उसको नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वार्म ड्रोन क्या है? स्वार्म, ठीक, स्वार्म ये क्या है? ये जो है कई सारे छोटे छोटे मानव रहित जो हवाई वाहन होते हैं, ठीक है, मतलब ड्रोन होते हैं, उसका एक साथ मिलकर काम करना जो है उसी को क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। ये सब एक ही सिस्टम से कंट्रोल होते हैं और एक साथ हमला कर सकते हैं। इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भार्गवास्त्र इसी के लिए इसका जवाब है, ठीक। और बनाया गया है। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। आप जरूर इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं SDAL, ठीक है। मतलब इस नाम की कंपनी ने बनाया, ये हमारे देश की ही कंपनी है। इसकी खास बातें क्या है? 2 परत वाली सुरक्षा है इसमें, तो 2 लेयर की सुरक्षा है, मतलब दुश्मन ड्रोन को 2 बार खतरा है। लेयर 1 इसमें क्या होगा, इसमें बिना गाइडेंस वाले छोटे छोटे जो है रॉकेट लगे हुए हैं जो 20 मीटर के अंदर आते ही, ठीक है, स्वार्म ड्रोन को क्या करेंगे? मार के गिरा देंगे। दूसरा लेयर क्या है? इसमें गाइडेंस वाली छोटी छोटी मिसाइलें लगी हुई हैं, ये एकदम सटीक निशाना लगाएंगे और मतलब ड्रोन को मार के गिरा देंगे। अब रेंज कितनी होती है? रेंज इसकी जो है वो 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब इतनी दूरी से भी पहचान सकता है। और रडार से तो ये 6 से 10 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो उसको पहचान लेगा, ठीक है। तो हवाई खतरे का ये पता लगा लेता है रडार से, अगर 6 से 10 किलोमीटर भी दूर है तो हर मौसम में काम करेगा, यानी 5000 मीटर ऊंचाई तक भी चला जाए तब भी वहां भी असरदार होगा जितना कि ये नीचे असरदार होगा। मॉड्यूल डिजाइन कैसा है इसका? तो इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें जैमिंग और स्पूफिंग जैसे सॉफ्ट किल ऑप्शन भी जोड़े जा सकते हैं। मतलब सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि ड्रोन को मारना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, लेकिन जाम कर देना है या धोखा देकर गलत दिशा में भेज देना है। C41 सक्षम कमांड सेंटर भी है इसमें। ये एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है, जो नेटवर्क आधारित युद्ध को और बेहतर बनाता है। तो दोस्तों भार्गवास्त्र हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन से हमें बचाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये सब कभी ना कभी हम मतलब ऐसा होना ही था और होगा, ठीक। और भी चीजें हम लोग बनाएंगे आगे, ठीक। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो पैदल चलने वालों का हक, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिया है फैसला। तो NH पर हम पैदल चल सकते हैं? नहीं, NH के बगल में जो बना होता है फुटपाथ उस पर हम चल सकते हैं। तो हम सब कभी ना कभी जो है सड़क पर पैदल तो चलते ही हैं, ठीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैदल चलने वाले जो कुछ अधिकार होते हैं वो क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत जरूरी जो है फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी रुकावट और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल फुटपाथ अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
होगा इस अनुच्छेद के अंदर। मतलब हर व्यक्ति जो है जीने और अपनी मर्जी से रहने चलने फिरने का हक रखता है। ये हक सिर्फ कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के द्वारा ही छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है? सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होनी चाहिए। ये फुटपाथ दिव्यांगजनों के लिए भी आसानी से पहुंचने और इस्तेमाल करने के लायक होनी चाहिए। फुटपाथ पर जो भी अतिक्रमण है, मतलब जो भी दुकानें या दूसरी चीजें फुटपाथ पर लगाई गई हैं, उसको हटाया जाना चाहिए। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ऐसी नीतियां बनाएं जिससे फुटपाथ जो है हमेशा बने रहे, उनकी देखभाल अच्छे से हो। तो दोस्तों, अब पैदल चलने वालों का भी सड़क पर सुरक्षित और आराम से चलने का हक मिलेगा। ये खासकर हमारे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों जो भाई बहन हैं उनके लिए अच्छी खबर है। चलते हैं तीसरी टॉपिक की ओर। मंदिरों के पुजारी कैसे चुने जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है मद्रास हाई कोर्ट से मांगी है जानकारी। तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे मंदिर है, मंदिर की जो है अपनी अपनी परंपराएं होती है। मंदिरों में पुजारी कौन होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से जो है एक समिति, मतलब एक समिति से, जो मद्रास हाई कोर्ट की एक समिति है, उससे क्या कहा है कि तमिलनाडु के आगमिक और गैर आगमिक मंदिरों की पहचान करके बताए। अब ये आगमिक क्या होता है? तो ये होता है आगम शास्त्र, एक तरह का समझ। आगमिक वो होता है जो आगम शास्त्र को फॉलो करता हो, ठीक है, अपने मंदिर में पुजारी के अपॉइंटमेंट के लिए या फिर पूजा पाठ जो भी चीजें होती है वहां पे उसके लिए। तो ये आगम शास्त्र फॉलो करते हैं। आगम शास्त्र क्या होता है? आगम शास्त्र जो है वो पुराने ग्रंथ है जो हमें बताते हैं कि मंदिरों में पूजा पाठ और दूसरे रीति रिवाज कैसे किए जाने चाहिए। इन्हें मंदिर के मैनेजमेंट के लिए गाइड बुक की तरह माना जाता है। इनमें पूजा की विधियां कैसे बताई जाती हैं, मतलब कैसे होगी वो बताई जाती है, ठीक। इनमें भगवान की मूर्ति की पूजा यानी तंत्र अनुष्ठान, यंत्र, प्रतीकात्मक जो चित्र होता है या मंत्र ध्वनि प्रतीक होते हैं उसके माध्यम का तरीका बताया गया है। ये किस तरह की जानकारी देते हैं? तो ये ज्ञान यानी योग, ठीक, ज्ञान योग यानी ध्यान, क्रिया यानी अनुष्ठान यानी चर्या यानी पूजा, ये विधियां जो होती है उस विषयों की जानकारी देते हैं। इनकी कितनी शाखाएं? इनकी 3 मुख्य शाखाएं हैं। वैष्णव, ठीक, पहला विष्णु भगवान की पूजा से जुड़ी हुई है। शैव शिव भगवान की पूजा से जुड़ी है। शाक्त जो दुर्गा है और जो 9 दुर्गा है यानी देवी माँ है उनकी पूजा से जुड़ी हुई है। हालांकि ये वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक भाव जो है वो वैदिक भावना जैसा ही होता है। कुछ प्रमुख आगम ग्रंथ: ईश्वर संहिता, नारद पांचरात्र, स्पंद प्रदीपिका, महानिर्वाण तंत्र, ये जो है कुछ आगम ग्रंथ है, ठीक, आगम ग्रंथ है, सॉरी। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये जानना चाहता है कि तमिलनाडु में कितने मंदिर आगम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं और कितने नहीं चलते हैं, ताकि पुजारियों की नियुक्ति के बारे में सही फैसला लिया जा सके। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पुजारी जो है वो मंदिर की जो जमीन होगी वो पुजारी की नहीं होगी, बल्कि वो सार्वजनिक होगी, देवता की होगी, ठीक है, मतलब भगवान की होगी। तो इसी को लेके आगे जो है ये इस तरह की चीजें जानकारी जुटाई जा रही है। चौथा टॉपिक है हमारा चीन के वैज्ञानिकों का कमाल, ठीक है, बनाई है 2D धातुएं। तो साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है और इस बार जो कमाल किया वो चीन के वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने विस्मित गैलियम, एडियम और टीन जैसे जो है शीशे, मतलब टीन और शीशे की जो है 2D परतें बनाई हैं। मतलब इसको बनाने का 2D परत बनाने का जो है तरीका उसको ढूंढ लिया है बेसिकली। ये 2D परतें क्या होती हैं? समझिए कि ये इतनी पतली हैं जैसे एक कागज का टुकड़ा, ठीक, एक कागज का टुकड़ा भी इनमें बहुत मोटा नजर मतलब आएगा, ठीक, ये इतना पतला है। अगर कागज का टुकड़ा आप उसमें डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि कागज का टुकड़ा ज्यादा मोटा है, ये काफी पतला है। विस्मित की जो परत उन्होंने बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ 6.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक, मोटी है, ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम को, ठीक, 6.3 एंगस्ट्रॉम मोटी है, यानी इतनी पतली है। मोटी है मतलब इतनी पतली है कि आप बताया गया ना कि कागज का टुकड़ा भी आप देखेंगे ना तो वो मोटा लगेगा, जो लगभग 2 परमाणुओं की मोटाई के बराबर है, ठीक। तो इस परत में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 दिशाओं में ही चल सकते हैं, तीसरी दिशा में नहीं। 2D धातुओं की खोज क्यों इतनी खास है? तो मटेरियल साइंस में क्रांति लाने के लिए अब सच में परमाणु स्तर पर पतली धातु की परतें बनाना मुमकिन हो गया है। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर, विस्मित और टीन जैसी 2D धातुएं
टोपोलॉजिकल इंसुलेटर की तरह काम कर सकती हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अपने किनारों पर ही बिजली का संचालन करती हैं, अंदर से नहीं। तेज और कम ऊर्जा वाले कंप्यूटर, ये खूबी बहुत तेज और कम बिजली खर्च करने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत काम आ सकती है। तो ये खोज जो है वो भविष्य में हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को और भी छोटा और ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि मत पूछिए, ठीक है। मतलब सिर्फ छू के, टच करके हम लोग यूज कर रहे होंगे। अब 5वां टॉपिक है हमारा UNSC, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी नजर किस पे है? द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक। ये एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, तो उस पे नजर है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमिटी है जिसका नाम है 1267, ठीक है, सॉरी 1267, ठीक, 1267 प्रतिबंध समिति। ये कमिटी जो है उन आतंकवादी संगठनों और लोगों पर नजर रखती है जो दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। हालांकि, ठीक है, इसमें क्या हुआ है हाल ही में कि हमारे भारतीय अधिकारियों ने इस कमिटी को द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नाम के एक संगठन के गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो इस पे नजर है, TRF इसका नाम है, देख सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमारे इंडियन जो भारतीय अधिकारी हैं उन्होंने ही दी है इस कमेटी को। ये 1000 यानी 1267 जो है उस प्रतिबंध समिति मतलब करती क्या है? अब 1267 प्रतिबंध समिति बेसिकली करती क्या है? इसे आईसिस, ठीक है, ISIS जो है, और अलकायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, ठीक। आईसिस और अलकायदा और इनसे जुड़े आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य जो है इसमें शामिल है। यह समिति आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाती है, आतंकवादियों की यात्रा करने पर रोक लगाती है, ठीक है, और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे फैसले लेती है। ये सारे फैसले जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1267 यानी 1999 और 1989, 2011 और 2253 यानी 2015 के तहत लागू किए जाते हैं। तो भारत ने इस कमेटी को TRF के बारे में जानकारी देकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इस आतंकवादी संगठन पर भी कार्रवाई हो सके, ठीक। यानी इनके कार्रवाई का मतलब कि इनके भी आने जाने पे रोक लगे और इनकी संपत्ति वगैरह जो है उसको जब्त किया जाए। खैर, अगला टॉपिक है हमारा उड़ीसा में केंदुपत्ता को लेकर विवाद है। देखिए दोस्तों, उड़ीसा में केंदुपत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन उत्पाद है जिसे वहां हरा भरा सोना कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। ये वहां की अर्थव्यवस्था और जंगल में रहने वाले लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक। हाल ही में कालाहांडी में कुछ ऐसा ही हुआ कि वन विभाग ने ग्राम सभा द्वारा केंदुपत्ता से ले जाने के लिए जारी किए गए परमिट को मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ वहां की आदिवासी महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और आखिरकार उनकी बात मानी गई। केंदुपत्ता या फिर तेंदुपत्ता, केंदुपत्ता या तेंदुपत्ता दोनों कहते हैं इसको, ये एक तरह का पत्ता होता है। वैज्ञानिक नाम इसका है डायोस्पायरस मेलानोक्सिलोन, ठीक, फिर से बोल देता हूं, डायोस्पायरस मेलानोक्सिलोन। उड़ीसा में इसे हरा सोना कहते हैं क्योंकि ये राज्य की अर्थव्यवस्था और वनवासियों की रोजी रोटी के लिए बहुत जरूरी है। बांस और साल बीज की तरह केंदुपत्ता भी एक तरह राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। इसका मतलब है कि इसकी जमाखोरी, प्रोसेसिंग और व्यापार सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में की होता है, ठीक है, क्योंकि इसका सेवन तंबाकू जैसी एहसास दिलाता है। केंदु पत्ते का इस्तेमाल चीजों को लपेटने में भी किया जाता है। इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वगैरह हैं, ठीक। तो केंदु पत्ता को लेकर जो विवाद हुआ उसमें आखिरकार आदिवासी महिलाओं की जीत हुई, उन्हें अपना हक मिला, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत में पहली बायो फाउंड्री। हमारे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत में अपनी तरह की पहली DSTICGEB बायो फाउंड्री, ठीक है, ये हमारे मंत्री जी, ठीक,
कौन से मंत्री हैं ये? साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है तो साइंस के ही मंत्री होंगे, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, तो DST ICGEB बायोफाउंड्री जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है इन्होंने। ये काम ICGEB जो है, ICGEB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, कि 21वीं बैठक के दौरान हुआ। ICGEB क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। इसमें 69 जो है सदस्य देश है, ठीक, कंट्रीज है। ठीक, और क्या है? ये लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, समझ में आ गया? इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। ICGEB के 3 मुख्य केंद्र हैं, एक तो नई दिल्ली में है भारत में, और दूसरा जो है वो ट्रिएस्टे इटली में है, और तीसरा जो है वो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। इसके रिसर्च के मुख्य विषय है संक्रामक रोग, गैर संचारी रोग, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी और पादप जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये बायोफाउंड्री हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, बेसिकली बात ये है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा आकाश तीर। इसको भी भारत का ब्रह्मास्त्र ही कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका नाम है आकाश तीर। ठीक, तो हवा में दुश्मनों की अब खैर नहीं है। अब क्या करता है ये, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं टेंशन चल रहा है, कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, तो इसको लेकर हमारी जो सरकार है और हमारी सेना वो सब मिलकर काम कर रही है और अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर रही है। तो नए नए हथियार जो है वो शामिल कर रही है। ऐसी ही एक हथियार है जिसका नाम है आकाश तीर। ठीक, हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के दौरान जो है ड्रोन और मिसाइल के खतरों को रोकने में ये सिस्टम बहुत उपयोगी साबित हुआ है। आकाश तीर क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संचालित क्या है, चलने वाला पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे ड्रोन, मिसाइल, छोटे UAV जो होते हैं, ठीक, और हवा में मंडराने वाले हथियारों को रोकने और उन्हें नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे किसने बनाया है? इसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने, BEL ने खुद ही बनाया है, मतलब ये स्वदेशी है। ठीक, इसकी खास बातें क्या है? एकीकृत नेटवर्क, ये निगरानी उपकरण, रडार और कमांड यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। स्थिति जन्य जागरूकता, ये सभी यूनिट्स को रियल टाइम में एयर स्पेस का डेटा देता है और मतलब हर पल पता रहता है कि आसमान में क्या हो रहा है। कम ऊंचाई पर निगरानी, ये युद्ध क्षेत्र में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को भी ट्रैक और कंट्रोल कर सकता है। तो आकाश तीर हमारी जो हवाई सीमा की सुरक्षा को और भी बढ़ा देता है, ठीक है, और मजबूत कर देता है। बेसिकली बात ये है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा और आखिरी टॉपिक है कोलंबिया और चीन की दोस्ती। देखिए दोस्तों, दुनिया में अलग अलग देश आपस में सहयोग करते रहते हैं। हाल ही में चीन और कोलंबिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन का इनिशिएटिव है BRI, ठीक, उसके तहत एक संयोग समझौता जो है हस्ताक्षर कर लिया है। कोलंबिया के बारे में कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। इसका राजधानी जो है वो बोगोटा है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैप में। चीन के साथ हो गया पता नहीं, रोड एंड इनिशिएटिव पे कर लिया एग्रीमेंट, चीन कहाँ और ये कहाँ, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। तो इसकी राजधानी जो मैंने बताया बोगोटा है और ये दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ठीक। इसकी सीमाएं जो है, इसके उत्तर पश्चिम में पनामा है, उत्तर पश्चिम की बात करें तो पनामा है इस साइड, और दक्षिण पूर्व में ब्राजील है, ठीक है, नीचे की तरफ इस साइड, और समुद्र का जो इलाका है तो इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है, देख सकते हैं आप, ठीक, और पश्चिम में कौन है? प्रशांत महासागर है, साउथ पैसिफिक ओशियन जिसको कहते हैं, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला है, ठीक, इस साइड आप देखेंगे तो एंडीज पर्वतमाला है पश्चिमी भाग में, ठीक है, और
दक्षिण पूर्व में अमेजोन का जंगल है, ठीक है। इस तरफ देखेंगे तो ब्राजील से लेते हुए अमेजोन का जंगल है, ठीक। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, लौह अयस्क, निकल, सोना, तांबा, पन्ना और जल विद्युत जैसे संसाधन भी पाए जाते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब कोलंबिया भी इस पहल में शामिल हो गया है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि चीन चाहता है कि हम अपने देश से स्थल मार्ग से या किसी भी मार्ग से जो है जोड़े हर देश को, ठीक। तो वही है इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, हिचकिचाइए मत, मैं जवाब जरूर दूंगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। ज्ञान जो है वो शक्ति है, उसको अर्जित कीजिए, ठीक। जय हिंद और धन्यवाद। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।